प्रोविडेंट फंड, ये वर्ड बेसिक पार्ट है। जब आप नौकरी करते हो तो ध्यान रखो, एम्प्लॉयर आपको कहता है कि मैं तुम्हें 15,000 सैलरी दूंगा, लेट 15,000, 15,000 सैलरी दूंगा। मंथ बीता, वो तुमको इन हैंड 13,500 दिया। बोला भाई 1,500 मेरा कहाँ गया? बोला वो आपका पीएफ का कट गया। क्या बोलता है? पीएफ का कट गया। पीएफ का कट गया यानी 1,500 वो पीएफ का कट गया। तो तुम एकदम अनपढ़ गंवार की तरह कहीं बात करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों काटा? कौन बोला था? हम तो तुमको बोले नहीं थे काटने को। तो एम्प्लॉयर बोला देख भाई, तू नहीं बोला, लेकिन इंडिया में एक लॉ है, एम्प्लॉय पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ये लॉ कहता है कि कोई भी बिजनेस जिनके यहाँ एक मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ऑन एन एवरेज 20 पकड़ ले, उससे ज्यादा है, तो उस बिजनेस को पीएफ लॉ का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ऐसे भी कोई भी लॉ आप पे एप्लीकेबल है तो कंप्लाई करना है। और तुम बता नहीं सकते हो कि, ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे पता नहीं था। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पता करो कि तुम्हारे ऊपर कौन कौन सा लॉ क्या है एप्लीकेबल हो। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको आके बताए। आप जिस जमीन पे खड़े हो उस जमीन के सारे लॉ आप पे एप्लीकेबल हो गए। आपका एक्सक्यूज ये नहीं हो सकता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। तो पीएफ लॉ क्या कहता है उस बिजनेस को, कि यदि तेरे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, तो उनकी सैलरी से एक सर्टेन परसेंटेज रुपीज कट कर लेना। तो तुम्हारे मन में ख्याल हो गया सर, पिछले क्लास भी एक तो छोटा सा कट किए थे आप, कौन सा? टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वो तो तुम्हारा ममता जी ने। बट एक और अमाउंट काटना पड़ा, किस बात का? प्रोविडेंट फंड का। वो लॉ कहता है कि 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है, बोला हाँ। तो बोला जब सैलरी एम्प्लॉय को दोगे तो उसके सैलरी से 1,500 रुपया क्या करोगे? काट लोगे। मान लो इस सवाल के हिसाब से 10%, 15,000 दे रहा हो, 10% काट लो। अब पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे में, किस बात का कटा, क्यों कटा? तो एक सोशल सिक्योरिटी बोल के वर्ड है। सोशल सिक्योरिटी यानी व्हाट? सामाजिक सुरक्षा। वर्ड की बोला है कि भाई तू नौकरी कर रहा है, कोनो एक दिन तो बूढ़ा होगा, तो उस दिन तो कमाएगा नहीं, कैसे चलेगा? तो अभी से कुछ सेविंग कर। एम्प्लॉय पीएफ एक सेविंग का क्या है? जरिया है। तो ये जब तक जबरदस्ती नहीं करोगे कोई करेगा नहीं। तो डिसिप्लिन करने के लिए उसके सैलरी से उतना रुपया क्या किया गया? कट कर लिया। और कट करने के बाद एम्प्लॉयर वो पैसा किसको जमा करेगा? गवर्नमेंट के पीएफ अकाउंट में। एम्प्लॉय बोला यार कौन सा बहुत बड़ा पीस मारे यार, बड़ी बात हो गई। तो यहाँ एम्प्लॉय को एक लालच दिया जाता है, क्या? तू जब 1,500 देगा ना, तो एम्प्लॉयर भी अपने पॉकेट से और 1,500 देगा। एम्प्लॉयर भी क्या करेगा? और देगा। तेरे को 15,000 का वादा था, तो तुम्हें 15,000 दवा बोला है छिलो, बट 1,500 तुम वहां से निकाल, एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से और 1,500 देगा, और दोनों मिला के 3,000 जमा होंगे। एम्प्लॉय यहाँ पे थोड़ा एक्साइटेड होता है ना, यार अच्छी चीज है। तो एम्प्लॉयर खुशी खुशी में क्या बोला, हम 15,000 देगा, तुम भी 15,000 दो। एम्प्लॉयर क्या बोला, हम 15,000 जमा करेगा, आप भी क्या करो। तो उस लॉ में लिखा गया कि एक परसेंटेज तक ही एम्प्लॉयर क्या करेगा? देगा। तो दोनों मिलके 3,000 रुपया जमा हुआ। तो देख इस पूरी स्टोरी का शुरुआत यहीं से है कि इंडिया में एक लॉ है, उस लॉ के कारण एक क्लास ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को
कंपल्सरी वो लॉ फॉलो करना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज है या बुरी है? अच्छी है तो कौन बोला कंपल्सरी करो, खुद से भी करना भाई, वॉलंटरी भी तो कर सकता है। तो बिना कंपल्सन का भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो क्या है, कर सकता है। कंपल्सन तो इस सेंस में है कि बहुत बड़ा है तो कर, बट वॉलंटरी कभी कभी एम्प्लॉयर बोलता है कि ठीक है हम पे एप्लीकेबल नहीं होता है, बट हम अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब घटना का शुरुआत, एम्प्लॉयर कितना दिया 15, एम्प्लॉय कितना दिया 15, वर्ड को फिल करना क्योंकि वर्ड ही तुम्हें आगे यूज करना पड़ेगा। एक कंट्रीब्यूशन कौन किया, एम्प्लॉय, जो उसके सैलरी से कट किया गया। और कौन एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रहा, यानी दोनों का मिलके 3,000 जमा हुआ। ये एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से दिया बाबू, कहां से दिया, अपने पॉकेट से। यानी वो जो 15,000 आपको प्रॉमिस किया गया था उसके अलावा दिया। तो टोटल प्रिंसिपल कितना जमा हो गया, कितना महीना क्या पर मंथ गया ना। आजकल सैलरी लोगों की 15,000 है, हाँ है। 10% 1,500 है। तो पर मंथ बहुत सारे लोगों का 3,000 5,000 जमा हो रहा होगा। एन्युटी के फॉर्मूला में कभी ये फिगर मार के देखना कि 3,000 पर मंथ तो ईयरली कितना हुआ, 36,000 ईयरली कितना हुआ। और मान ले कि जिस पीएफ में जमा किए वहां एक इंटरेस्ट मिलता होगा, इंटरेस्ट पे अक्यूमुलेट होगा ना। सपोज कर 8% मिला, सेफ साइड मिलता भी है 8.5। तो एन्युटी का एक फॉर्मूला है जिसमें एक एन्युटी फैक्टर पहले निकाल लें 1.08, 1 रुपया 8 पैसा हो जाएगा साल भर में। और लोग यदि 25 साल में नौकरी किए और 60 में रिटायर्ड होंगे, हाउ मेनी ईयर ही हैज सर्व, 35 ईयर्स, 35 साल तक वो क्या किया, सर्व किया। तो 35 साल का एक एन्युटी फैक्टर का टोटल होता है, कभी जिंदगी में सीखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। 1 रुपया 35 साल के बाद जो 1.08 के हिसाब से 15 रुपीज के बराबर हो गया, -1। एक फॉर्मूला है 1 + i⁻n -1। और ईयरली जमा कितना हो रहा है, इंटू 36। रिटायर्ड होने वाला दिन तेरे को मिलेगा 4,96,272। कहीं गड़बड़ किया हो, अच्छा नीचे आई भी तो था, सॉरी। कितना आया था, 13 पॉइंट समथिंग ना, 13.78 डिवाइडेड बाई 0.08 था, आप भी बोला कितना कहाँ से होगा, कितना आया 172.25 इंटू 36,000, 62 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, एन्युटी का कभी फॉर्मूला बताएंगे, उस पर देखोगे आ जाएगा करीब करीब। सिर्फ 3,000 पर मंथ जमा किए थे, रिटायर्ड होने वाले दिन कितना मिला, 62 लाख। 5,000 जमा होगा तो करोड़ों में फिगर चला गया है? चला, एनीवे बताना यही चाहता था कि पीएफ में जब पैसा जमा हुआ तो रिटायर्ड होने वाले दिन क्या होगा, बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। आप अपने ओल्ड एज में आसानी से जिंदगी बिता सकते हो। अब यहाँ वर्ड को क्लियर कर, आपका कुछ कुछ अमाउंट प्रिंसिपल जमा हो रहा है और कुछ अमाउंट यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर, इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है। इंटरेस्ट क्या हो रहा है, तो जो प्रिंसिपल गया वो तो गया ही, एवरी मंथ उसमें इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, मिल रहा है।
तो पहली कहानी, प्रोविडेंट फंड को बहुत बेहतर समझने के लिए पहले ये बेसिक पार्ट क्लियर कर, होता क्या है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से तो कट करता ही है और अपने पॉकेट से भी मिला के जमा करता है। ये जिम्मेदारी लॉ ने किसको दे दिया, एम्प्लॉयर को, और ये काम इसलिए आसानी से क्या है, हो जा रहा है। अब इनकम टैक्स में आप, इनकम टैक्स में जब हम लोग पीएफ पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त अपने सोचते क्या है, टोटल एक, मतलब पीएफ का टैक्सेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, पीएफ का टैक्सेबल इम्प्लीकेशन क्या है। पहला, जब आप नौकरी कर रहे हो तो एवरी मंथ आप पैसा जमा कर रहे हो। एवरी मंथ क्या कर रहे हो, कब तक चल रहा है ये, जब तक आप नौकरी में हो। और जिस दिन रिटायर्ड होगे उस दिन वो पैसा जो था वो मिलेगा। तो ये घटना तो लाइफ में एक बार होगी, और ये घटना तो जब तक जॉब कर रहे हो तब तक हो रहा है। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, कंप्यूटेशन तो एवरी ईयर होगा। कंप्यूटेशन क्या होगा, तो एवरी ईयर का अपने को इम्प्लीकेशन समझना है, और जिस दिन रिटायर्ड होंगे उस दिन जो मिलेगा उस दिन का भी इम्प्लीकेशन समझना है। दो टुकड़े में सवाल मिलेंगे। पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस में जो जमा करते हो। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस में आपने देखा 3000 पर मंथ जो जमा कर रहे थे, दिस इज ए प्रिंसिपल अमाउंट। इंग्लिश की भाषा में बोलोगे कॉन्ट्रीब्यूशन। और साथ ही साथ उसी अकाउंट में इंटरेस्ट क्या हो रहा है, एक्रूड हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। 3000 तो इस वाला चल रहा है, पहले का जो 10-20 लाख है उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा। अब प्रिंसिपल में दो लोग जमा कर रहे हैं, एक कौन और एक कौन। जब आप सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्या बोल के कर रहे हो, 13,500 लेके चलोगे या 15,000 लेके चलोगे, 15 लेके चलोगे ना। मिला कितना था आपको, 13,500। सैलरी में जुड़ा कितना है, 15। तो क्या 1500 पे कोई टैक्स देना उस पर, सवाल ही नहीं है। तो कहानी है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो आउट ऑफ सैलरी है, और वो ऑलरेडी 15,000 में क्या है, इंक्लूडेड है। इसीलिए उसका अलग से कुछ मत सोचना। किसका मत सोचना, इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में अलग से कुछ मत सोचना, ऑलरेडी बेसिक सैलरी में है वो। यदि वो नेट सैलरी है तब तो ये 1500 उसमें क्या होगा, ऐड हो जाए। सेकंड, एम्प्लॉयर अलग से दिया, अब सोचना है सैलरी इनकम तो हुआ ना वो अब सैलरी के इनकम में क्या होगा, जुड़ने वाला है। बट कुछ रूल है जुड़ने का। और इंटरेस्ट जो मिला वो भी तो इनकम है। तो इसके बारे में इनकम टैक्स लॉ में कुछ नहीं बोला। क्यों बोलेगा भाई, ऑलरेडी 15 में है। यदि लॉ में कुछ बोला इनकम टैक्स एक्ट में तो किसके बारे में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के बारे में, और किसके बारे में, इंटरेस्ट एक्रूड के बारे में। क्लियर। कहीं पे भी तुम पढ़ोगे तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो पार्ट ही नहीं है। क्यों लिखे भाई, वो तो कॉमन सेंस है। 15 ले चुके हो, अब आ जाओ इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। ये पूरा डिपेंड करता है कि तुम कौन से प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किए हो, क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के क्या है, प्रोविडेंट फंड है। एक, क्या वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, क्या वो सुपर एन्युएशन प्रोविडेंट फंड है, क्या वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, क्या वो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, क्या वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। इस लॉ में ये वर्ड्स आपको मिलेंगे बार बार। पहले तो मैंने सिर्फ प्रोविडेंट फंड बोला, लेकिन टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड बहुत सारे हैं। सिर्फ प्रोविडेंट फंड बोल के छोड़ दे तो तुम क्या करोगे,
रिकॉग्नाइज्ड मानोगे, और नहीं तो टैक्स के लॉ में एक वर्ड मिलेगा आरपीएफ। ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नहीं है, ये कौन है, ध्यान रखना। सैलरी के चैप्टर में ये वर्ड बार बार मिलेगा, और ये आरपीएफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को, और मोस्टली वही मिलता है। प्रोविडेंट फंड को लेके कैलकुलेशन आज की तारीख में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए वो बहुत बेसिक है अभी भी। तो नेक्स्ट, पहले इसको अलग करता हूं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इंप्लॉयर इंप्लॉय वाला कोई रूल इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। पीपीएफ में कोई भी पैसा जमा कर सकता है, ये इंप्लॉय वाला कंडीशन उसके लिए नहीं है, इसीलिए ये अलग चीज है। सैलरी में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। एक इंप्लॉय अपने पॉकेट से जितना जमा करना खुद जाके क्या करे करे, इंप्लॉयर एम्प्लॉयर देने वाला नहीं है पीपीएफ में। ये तुमको अलग से कभी मिलेगा डिडक्शन के नाम पे। सैलरी चैप्टर में यदि तुम्हें प्रोविडेंट फंड का ध्यान रखना है तो कौन, ये चार। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ कौन जमा कर सकता है इसमें, एम्प्लॉय क्लास ऑफ पर्सन, इसमें कोई और जमा कर नहीं सकता। फिर कौन जमा कर सकता है, एम्प्लॉय क्लास, इसमें तो कोई भी जमा कर रहा है। और अब इनकम टैक्स का माजरा। तो इनकम टैक्स में आने से पहले क्लियर कर ले प्रोविडेंट फंड का स्टोरी। प्रोविडेंट फंड का स्टोरी क्लियर किया, ये सब किया, तो अब देख क्या बोलता है लॉ। चार प्रोविडेंट फंड का नाम है, चार प्रोविडेंट फंड का नाम है, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड एंड व्हाट, सुपरएनुएशन। कॉलम है ओन कंट्रीब्यूशन, तो तुम एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो, तो ओन कौन हो गया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इनकम फ्रॉम सैलरी किसका बना रहे हो, एम्प्लॉयर का बना रहे हो कि एम्प्लॉय का बना रहे हो, एम्प्लॉय का। तो ओन बोलने से कौन रिप्रेजेंट होगा, एम्प्लॉय। ओन बोलने से कौन रिप्रेजेंट होगा, एम्प्लॉय। और दूसरा वर्ड कौन, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो तो प्रिंसिपल है, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। ये है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, और एक है जिस दिन तुम्हारा नौकरी खत्म हुआ, रिटायर्ड हुए, उस दिन मिलेगा। ओन कंट्रीब्यूशन में कभी भी कुछ मत सोचना, नॉट एन इनकम, नॉट एन इनकम, नॉट एन इनकम, क्योंकि वो ऑलरेडी कहाँ है, बेसिक सैलरी में है, उसके लिए अलग से नहीं सोचोगे। हाँ सोचेंगे हम लोग, वो भी फोर्थ सेम में एक चैप्टर पढ़ोगे, दैट इज व्हाट, डिडक्शन, उस दिन सोचेंगे। अभी आप सिर्फ सैलरी पढ़ रहे हो, अभी आप सिर्फ सैलरी पढ़ रहे हो। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी रहा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, सुपर एनुएशन में एग्जेम्प्ट है बट कितना, 7.5 लाख, उससे ज्यादा एम्प्लॉयर दिया तब तुम्हारे में सैलरी जोड़ दिया जाएगा। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या था, एडिशन में नहीं आएगा। तो एम्प्लॉयर कितना से ज्यादा दिया, तो 7,50,000, 36,000 जमा करने पे 62 लाख मिला था, 36 जमा करने पे कितना मिला था, 62 लाख। समझ जाए कि कितना। चलिए टैक्स अवॉइड करने वाले लोग हैं, सरकार फिर भी तेरे को कितना छोड़ दी, 7,50,000 तक। आगे जो सबसे ज्यादा मिलेगा कौन, रिकॉग्नाइज, कितना एग्जेम्प्ट होगा, 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ। तो ये चीज तुझे जिंदगी भर मिलेगा, जब भी कोई सैलरी का नाम लेगा, 12% ऑफ सैलरी। इंटरेस्ट, ये भी एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्प्ट, सुपर एनुएशन वाला भी एग्जेम्प्ट। फिर से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5% के रेट तक मिला है तो एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा मिलेगा तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट टैक्सेबल।
समझे? तो प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन कितना? 12%। इंटरेस्ट कितना? 9.5%। अब जिंदगी में जब भी परसेंटेज आया ऑफ सैलरी, बोला सैलरी कौन सा, यहाँ तो 1000 नाम से है, सैलरी कौन सा? तो सैलरी में बेसिक, अब देख कौन सा आ रहा है, तो वो डीए जो किसके लिए है, 60% वाला। अब यानी वहां जरूरत नहीं था, अब जरूरत पड़ेगा। और क्या? बट कौन सा कमीशन जो किस पे कैलकुलेट हुआ है? टर्नओवर का दूसरा नाम सेल। और वो क्या होना चाहिए? परसेंटेज। जिंदगी में कहीं नौकरी करने जाओगे, बॉस क्या बोला, तुम पूछा सैलरी कितना, बोला 2000 रुपया महीना, बोला कैसे चलेगा? तो बॉस बोला 2000 महीना प्लस 5% जितना बेचेगा उसका। कहीं नौकरी करने गया वो बंदा, बोला कितना सैलरी, बोला 50,000 रुपया महीना। 50,000 वाला नौकरी वो छोड़ दिया, 2000 महीना वाला नौकरी ज्वाइन कर लिया। बोला पागल इंसान था? पागल नहीं था। वो महीना में बेचता था 1 करोड़। बोला 5%, 5 लाख वो दो और 2000 वो दो, 5 लाख 2000 घर लेके आता था। समझे? तो कभी कभी बॉस क्या बोलता है, फिक्स नहीं रहेगा, तुम जितना बेच के लाओगे उसका ले जाओ। बॉस भी टेंशन फ्री रहना चाहता है। बोला 50,000 दे दिए, साल का पूछा भाई कितना बेचा, बोला सर 1 रुपया भी नहीं बिका। बोला जा 50,000 तो घर से किया। इसलिए बहुत जगह एम्प्लॉय को कमीशन पे डाल दिया जाता है, ज्यादा काम करो ज्यादा लेके जाओ। हाँ, एक मिनिमम देते हैं 5,000 10,000 रुपया, वो लोग क्या बोलते हैं, इतना रहा बाकी कमीशन ले लो। तो कमीशन का नजरिया कौन सा होना चाहिए? फिक्स कमीशन नहीं कि 20,000 कमीशन देंगे। बोला 20,000 कमीशन क्या मतलब है भाई? कमीशन सिर्फ कौन सा वाला, जो सेल के ऊपर कैसे कैलकुलेट होता है, परसेंटेज पे, और जो वो अकेला बेचा है, ग्रुप जो बेचा उस पे नहीं। उसके सैलरी इनकम में सब जुड़ेगा, बट 12% जो कैलकुलेट होगा वो किस पे? बेसिक, डीए फॉर रिटायरमेंट एंड व्हाट, कमीशन। क्लियर? ये सब तुमको नहीं पढ़ना है, कोई डराए तब पढ़ लेना, कोई डराए तो पढ़ लेना, अदरवाइज तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, कोई डराएगा क्या, भाई ये बोला, बोला ठीक है हम पढ़ के बता रहे तेरे को, ऐसे सीयू पढ़ने बोला, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आज सवाल क्या है? इलस्ट्रेशन 8, जो सुना समझा उसी पे। मिस्टर धोनी 31 मार्च 31 मार्च 24 का डिटेल दिए। क्या दिए है? सैलरी 60,000 पर मंथ, डीए 15,000 पर मंथ, बट ब्रैकेट में क्या है, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और कमीशन फिक्स्ड है 10,000 पर मंथ, और 2% ऑन सेल, और सेल है 1 करोड़। सेल कितना है? 1 करोड़। Contribution to PF 1,54,000. The employer also contributing a what? Similar amount. Employee भी दे रहा और what? Employer भी दे रहा है। Interest credited to PF 12% per annum, और वो अमाउंट टोटल आया था कितना? 3,60,000। वो आपसे पूछता है उनका टैक्सेबल सैलरी बताओ। यदि वो ये चार में से अलग अलग, आइदर रियल लाइफ में तो कोई एक होगा, बट मान लो कि वो स्टैट्यूटरी के हैं तो, रिकॉग्नाइज के हैं तो, अनरिकॉग्नाइज के हैं तो। समझ में आया पहले सवाल?
तो तुम्हें समझाने वाला था प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन। एक बड़े सवाल में एक छोटा हिस्सा ये भी होगा। तो नेक्स्ट पेज में राइट हैंड साइड में 4 कॉलम लो। नेक्स्ट पेज में राइट हैंड साइड में 4 कॉलम के पहले एक काम करो, पहले वो मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं, शुरू का 4-5 लाइन। क्योंकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में वो कितना दिखना है, 12% ना। 12% किसका, सैलरी का। तो बताओगे वो सैलरी का फिगर कितना आएगा यदि अभी जो समझाए हैं वो जब समझ में आया तो। अभी जो हम आपको समझाए पहले हम लोग उसी को कैलकुलेट करेंगे। बताओ कि वो सैलरी का फिगर कितना लेने वाले हो जिसपे आप 12% कैलकुलेट करोगे। कौन कौन सा वर्ड बोला था, बेसिक सैलरी ना। तो बेसिक 60,000 इंटू 12, 7,20,000 एक्टा। डीए कौन सा, डीए फॉर रिटायरमेंट, बट ये क्या है, नॉट फॉर्म, ये नहीं देंगे। कमीशन कौन सा, जो परसेंटेज टर्नओवर पे था। तो टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ का 2% कितना, 2 लाख। ये 10,000 नहीं लोगे। तो मीनिंग ऑफ सैलरी कम्स टू हाउ मच, 9,20,000, जिसपे 12% क्या होगा, आएगा। तो पहले आप वर्कआउट कर लो व्हाट, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये पहले कैलकुलेट कर लिया। 4 कॉलम मिस्टर धोनी का एक फॉर्मेट स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो करते हैं कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, प्रीवियस ईयर 23-24 का कैलकुलेशन कर रहे हो, 24-25 असेसमेंट ईयर में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी सुपरएनुएशन। चाहो तो जो वो पॉइंट नंबर था वो भी मेंशन कर सकते हो, कौन सा, 1 2 3 4, इफ यू फाइंड इनएडिक्वेट स्पेस। इधर कुछ लिखना है और इधर ये सारा क्या करना है, दिखाना है। ओके सैलरी का पहला पार्ट कौन सा था, मीनिंग ऑफ, सॉरी सैलरी के लिए बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी तो चारों ही केस में कितना रहने वाला है, 1,20,000 रहेगा। चारों ही केस में रहने वाला है 7,20,000। फंड चाहे कोई भी हो, सैलरी तो 60,000 पर मंथ ही मिला है। तो पहले ले लिया 7,20,000। इसके बाद क्या मिला है, डीए। तुम्हें लग रहा होगा कि डीए यहाँ नल, यहाँ तो पूरा आएगा, भले ही वो फॉर्मिंग हो या वॉट नॉट फॉर्मिंग हो। अब अंतर क्लियर करो जो कंफ्यूजन हो रहा था। जब टोटल सैलरी निकलेगा तब वो क्या होगा, वो 12% के समय सोचना है कि लेना है या नहीं लेना है। क्लियर, इसलिए यहां पे डीए क्या रहेगा, पूरा आएगा। क्लियर। अब इसके बाद उसको और क्या मिला है, कमीशन मिला है। क्या मिला उसे,
कमीशन 2 मिला है, एक 10,000 पर मंथ, कंप्यूटेशन हमेशा 12 मंथ का हो रहा है, तो 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 1,20,000, और 1 करोड़ का 2% कितना था 2 लाख, तो सब में जुड़ना कितना है, तो सभी कॉलम में बार बार लिखने से बेहतर है इनर करके फिर चारों में क्या करूं, और नहीं तो आप चारों में वो पूरा लिख सकते हो। যেটা ছিল তিসা ওটার জন্যই ওরা বলছিল ডিএ যেটা আছে ওই গল্পটা হচ্ছে যে ডিএ পেয়েছো তুমি, কিন্তু যখন 12% আমি ক্যালকুলেট করব তখন আমি ডিএটাকে নেব, এখানে কিন্তু পুরো থাকবে। এখন তুমি টোটাল কম্পিউটেশন করছো, फॉर्मिंग पार्ट থাক বা না থাক, तो डीए लेना उस समय पूरा है, लेकिन वो जो एग्जाम्शन के लिए 12% निकालेंगे ना उस समय ये नहीं रहेगा, তো ওটা শুধু বাইরের জন্য, এখানের জন্য সব সময় কিন্তু ওটা থাকবে। तो ये कमीशन हो गया। अब इसके बाद कौन सा था भाई, इसके बाद कौन सा था, तो ये हो जाने के बाद कमीशन के बाद आपका क्या था कंट्रीब्यूशन ही ना, तो कंट्रीब्यूशन के समय फिर थोड़ा सा ध्यान रहे। अब आ जाओ आगे चला, एम्प्लॉय के बारे में तो सोचना नहीं है, एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज पूरा एग्जाम, रिकॉग्नाइज क्या था अनरिकॉग्नाइज पूरा एग्जाम, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 7,50,000 तक एग्जाम, 7,50,000 तक क्या था एग्जाम ना, तो सिर्फ और सिर्फ किस में सोचना है रिकॉग्नाइज में ही, तो क्योंकि कंट्रीब्यूशन टोटल हुआ कितना है, कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हुआ है 1,54,000, 1,54,000 हुआ है, स्टैट्यूटरी में जितना हुआ सब एग्जाम, अनरिकॉग्नाइज में जितना हुआ सब एग्जाम, सुपर एन्वेशन में 750, वो तो 154 ही है पूरा एग्जाम, सिर्फ कहाँ, तो 1,54,000 से कितना माइनस होगा 12% किसका 9,20,000 का, कितना आया वो 920 का 12% कितना आया, तो बाकी का पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा ना, बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा, तो ध्यान रहे। बुझलेन पहला कॉलम कौन सा था रिकॉग्नाइज्ड, तो 154 से 12% 1,10,000 क्या रहा, और सुपर इन्वेस्टमेंट फंड में कितना तक एग्जेम्प्ट है 7.5 तक, तो 154 पूरा क्या हो गया एग्जेम्प्ट हो गया, समझे, आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है, बिकॉज रोज मिलने वाला है, ध्यान से ही देख लो हो क्या रहा है, सब साइड क्या मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। रिकॉग्नाइज में सॉरी सुपर स्टैट्यूटरी में जितना जमा करोगे सब एग्जाम, सुपर इन्वेस्टमेंट में 7.5 लाख तक एग्जाम है, जमा तो 154 ही हुआ है, अनरिकॉग्नाइज में पूरा, और सिर्फ किसमें सोचना था रिकॉग्नाइज, तो 920 क्यों निकाले थे इसी के लिए, 154 से माइनस कितना करेंगे,
ओके, तो जो कंट्रीब्यूशन हम लोग जब जमा करते हैं, ये कैलकुलेशन सिर्फ प्रिंसिपल के लिए था, अभी इंटरेस्ट वाला पार्ट बाकी है। इंटरेस्ट के बारे में आ जाओ, कितना है? 24,000, कितना है बोल जो है? 34,200, इतना एग्जम्प्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल ये मत करना। 360 प्रिंसिपल अमाउंट है या इंटरेस्ट है? तो तू तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाल रहा भाई, तू किसका कर रहा है? तुम तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट किसका निकलेगा? प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल ढूंढेगा ना। किसका निकलेगा? 9.5, 920 नहीं, वो भी नहीं है। पता ही नहीं कि, वेट वेट, पता ही नहीं कि पीएफ में कितना जमा हुआ। सुन इधर, पूछ भी लेता और इंगेज हो जाता है। इंटरेस्ट मिलेगा पीएफ में, टोटल अभी तक कितना फंड एक्यूमुलेट हुआ है वो इंफॉर्मेशन नहीं है और चाहिए भी नहीं। तो उसको निकालने का दूसरा अंदाज, उसको निकालने का क्या, ये क्या रेट पे मिला है? 360, 9.5 मिलता तो कितना मिलता? 9.5 मिलता तो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9.5, 360 तुम्हारा क्या रेट से मिला है? तो नीचे जो आप 100 किए थे ना, वो गलत था। नीचे जो 100 किए थे वो गलत था। ये ऑलरेडी इंटरेस्ट है। 100 रुपया पे मुझे मिला कितना है? 12। तो ये कितने के बराबर है? 12 के बराबर। तो এটা 12 এর জন্য তাহলে 9.5 হলে কত হতো? बाकी का पार्ट टैक्सेबल, यानी कितना आया उसका? 2 लाख। एक दूसरा कैलकुलेशन का तरीका भी है। कितना टैक्सेबल होना है? 12 तो मिला है, 9.5 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना होगा? तो सीधे 2.5 भी जोड़ दो ना, वैसे भी कर लो। दो रास्ता है। अब आपके ऊपर दो रास्ते हैं, दोनों मैंने दिखाए। पहले तो पहला वाला, ये काटा इसलिए तुमको याद रहे, ये 3,60,000 का नहीं निकालना है, 360 का नहीं। ओके, ये आ गया ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी से क्या माइनस होता है? ग्रॉस सैलरी से क्या माइनस होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, बाकी टैक्सेबल। यही था सवाल। ठीक है, डायरेक्ट 2.5 भी दिखा सकते थे, डायरेक्ट 2.5 भी जा सकता था। नेक्स्ट कम्स टू, हमने कहा था कि हम लोग जब सीखते हैं, आवर लर्निंग पार्ट इज व्हाट। एक है कि जब जमा किए तब क्या होगा, ये हमने अभी देखा। लेकिन टैक्सेबल कंसिक्वेंसेस में प्रिंसिपल का अलग से देखा और व्हाट इंटरेस्ट अलग रहा। यही बात हो रही थी कि जब ये जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट देखेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट कुछ कहता है,
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और व्हाट इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का तो करना ही नहीं है। लेकिन एक दूसरा टुकड़ा था, वो एम्प्लॉय जिंदगी में कभी तो रिटायर्ड होगा। जिस दिन रिटायर्ड होगा और वो जो पैसा मिला उसका क्या होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानने के लिए थोड़ा सा अब हम लोग आते हैं, लिखे ही नहीं कहीं, यानी इस स्पेस को यूज करना होगा। चलो, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपके इस फॉर्मेट में स्टैट्यूटरी से मिला तो फुल्ली एग्जाम, स्टैट्यूटरी से मिला तो क्या होगा, फुल्ली एग्जाम। रिकॉग्नाइज से मिला तो एग्जाम। कंडीशन बस क्या है, मिनिमम 5 साल के बाद मिलना चाहिए। 5 साल के अंदर मिला ना तो इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, तो अनरिकॉग्नाइज के बारे में बाद में आता हूं। सुपर इन्वेस्टमेंट से मिला तो जो हेडेक है वो सिर्फ किस में, जो सोचना अनरिकॉग्नाइज में। बाकी सबसे जब मिला क्या करेगा, एग्जाम। अब थोड़ा सा तुम उस समय संवेदनशील नहीं था बाबू, जब बता रहे थे तुमको लगा नहीं था भाई जिंदगी में अच्छी चीजों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ अनरिकॉग्नाइज को छोड़ दिया गया भाई। किसको छोड़ दिया, मतलब स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज में जोड़ दिया, बाकी सब में कंडीशन। और इसको क्यों छोड़ दिया भाई, इसको इसलिए छोड़ दिया ना, जिस दिन मिलेगा उस दिन लपेट लेंगे, अभी जाने दो। बाकी लोग को तो दोनों जगह छोड़ा ना, इसमें क्या बोला, आज जाने दो, किसी दिन तो इसको मिलेगा, उस दिन लपेट लेंगे, ये सोच के जाने दिया था अनरिकॉग्नाइज को। तो जब अनरिकॉग्नाइज का पैसा मिलेगा ना, तो अनरिकॉग्नाइज का पैसा मिलते वक्त बस इतना ध्यान रखोगे, अमाउंट को 4 टुकड़े में तोड़ना। अमाउंट को कितने टुकड़े में तोड़ेगा, 4। पैसा तो टोटल मिलेगा ना, तो पैसा टोटल मिला तो उसको तोड़ा कैसे कैसे, उसको तोड़ा पहले कि जो पैसा टोटल मिला उसमें एम्प्लॉयर का पोर्शन कितना, उसमें किसका पोर्शन, एम्प्लॉयर में उसका प्रिंसिपल पार्ट और व्हाट, एम्प्लॉय को भी प्रिंसिपल पार्ट और व्हाट। पहले उसका 4 बाइफरकेशन चाहिए। बोला क्यों, रीजन, एम्प्लॉयर का जो भी पोर्शन होगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर का पोर्शन किस में, एम्प्लॉय का पैसा प्रिंसिपल पार्ट टैक्सेबल नहीं होगा बाबू। 15,000 पहले जोड़ा था साला, फिर मिला फिर बोलता जोड़ेगा। 15,000 में तो 1500 में पहले क्या था, तो जब मिला था तो जोड़ के टैक्स ले लिया। अब हम कहीं जमा करके फिर निकाला तो बोला फिर दे, सवाल ही नहीं उठता है। इंटरेस्ट पार्ट वो तो एक्स्ट्रा मिला, बोला क्या होगा, अदर सोर्स। यही है हेडेक। क्या था टोटल कहानी, जब भी आप लोगे अमाउंट को टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा। एम्प्लॉयर वाला पोर्शन सैलरी हेड में, एम्प्लॉय का प्रिंसिपल छोड़ देना है, एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो होगा वो कहाँ होगा, ये कहीं लिखे नहीं है, आप इसे लिख लो, जगह कहाँ बनने का कोशिश पॉसिबल है, पेज नंबर 56 में, 55 ऊपर में जगह है देखो तो, 55 में तो वो टेबल है ना, तो 55 के एकदम नीचे वाले पोर्शन में लिखो,
55 के किधर, नीचे वाले पोर्शन में, जितना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जितना मिनिमम में, एडजस्ट तो टोटल में भी कर लोगे, जितना मिनिमम 55 का नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, क्योंकि 53(4) में कुछ लिखना है। और देख सीधा सा कहानी जान ले बाबू, ये मिडिल से चालू हो रहा प्रोविडेंट फंड, उसके ऊपर लीव सैलरी का सवाल जाएगा। प्रोविडेंट फंड यहाँ जो बीच में लिखे थे, बीच में ही है ना वो, तो उसके, हाँ, तो ये पोर्शन उसमें आ जाएगा। अगले पेज में 75% हिस्सा ये जाएगा। मैंने कहा लास्ट में छोटा सा एडजस्ट कर, एकदम लास्ट में छोटा सा, एम्प्लॉय अमाउंट रिसीव फ्रॉम व्हाट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सम नंबर 1414, Mr. Viru retire on 1st December 2023 after 15 years of service. Salary at the time is 10,000 per month and received from the unrecognized provident fund 5 lakh. Out of the amount received from the provident fund, employer share was 1,70,000, interest thereon 50, employee share was 2,20,000, interest thereon is 60, compute gross total income। जैसा पढ़ोगे वैसा इंफॉर्मेशन मिलेगा। But the end of the story, compute gross total। And what about gross total? Gross total income किसको कहते हैं? Addition of all the 5 heads, addition of all the 5 heads। And what are those 5 heads? Salary, PGBP, पट्टी, CG, अदर सोर्स। अभी देखा था अदर सोर्स का भी कुछ इनकम इसमें है, सैलरी तो है ही है। तो अनरिकॉग्नाइज वाला प्रोविजन इसलिए लिया, रिकॉग्नाइज होने से तो वैसे भी एग्जम्प्ट था, पर तो कोई कैलकुलेशन नहीं होता। तो चल, इस सवाल का जब जीटीआई निकालेगा तो पहला हेडिंग ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम सैलरी होगा और दूसरा होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सैलरी हेड का एक इनकम आएगा, अदर सोर्स का आएगा, और दोनों का टोटल कहलाएगा वो जीटीआई। तो एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। थोड़ी देर पहले पढ़ा, एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स। सैलरी हेड में पहला लाइन या पहला वर्ड क्या लिखने वाला, बोल? बेसिक सैलरी। बहुत बढ़िया। कितना रुपया लिखेगा बेसिक सैलरी? 10,000 इंटू 12। क्लियर है? 10,000 इंटू 1,00,000 कितना? ठीक है, ये गलत है। इतना लापरवाह मत रहा करो। एक दिसंबर 23 को रिटायर कर गया, उसके बाद का सैलरी मिल रहा है। तेरा प्रीवियस ईयर अप्रैल 23 से लेके मार्च 24, क्या मार्च 24 तक जॉब किया वो, तो रिटायर कर गया, फिर भी सैलरी दे दिया। ऐसा कंपनी का, चल बोला वही करेंगे। नवंबर तक ही मिलेगा ना, 1 दिसंबर से तो रिटायर कर गया है। कहां से रिटायर कर गया? तो 10,000 इंटू 8, 10,000 इंटू 80,000। हिसाब किताब सही तो करना पड़ेगा। क्लियर है? बेसिक सैलरी 10,000 इंटू 8, बिकॉज वो 1 दिसंबर को क्या किया, रिटायर्ड कर गया। आप अप्रैल से मार्च पूरा 12 महीना मत लेना, यदि बीच में रिटायर कर गया तो। ओके,
या लेट से ज्वाइन किया तो, ठीक है। चला, उसके बाद ये टोटल 5 लाख का बाइफरकेशन क्या है? एम्प्लॉयर का प्रिंसिपल 170, 50 उसका इंटरेस्ट, 220 एम्प्लॉय का पोर्शन, 60 उसका इंटरेस्ट, यही मिला के चारों 5 लाख हुआ। इसमें से एम्प्लॉयर वाला कितना? 220, एम्प्लॉयर वाला कितना? तो 10 लाख इंटू 880 हुआ। एम्प्लॉयर वाला पोर्शन सैलरी में आएगा, तो सब मिलके इनकम फ्रॉम सैलरी का ग्रॉस सैलरी कितना? 3 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस, तो बचा कितना? तो इनकम फ्रॉम सैलरी 250 और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कितना जोड़ दिया तो 3,10,000। बुझलेन? तो जब सवाल बनाओगे तो ध्यान रखोगे, कितना नंबर था? 14। आसान है, कोई टेंशन मत रखा करो कि बहुत ज्यादा है, बहुत सिंपल सा होता है। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लेना, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। संवेदनशील रहा तो सब समझ में आएगा क्या करना है। प्लस माइनस, इधर इधर उधर। तुम लोग का रिजल्ट का कोई डेट वेट नहीं है? कल BA BSc निकल गया तो 10-15 दिन में लग रहा है, तुम लोग का भी क्या करेगा? तुम लोग भी जानता है जितना लेट करेगा उतना बढ़िया है। क्या चीज? हम्म। बचा हुआ हिस्सा ये सवाल एक जंक्शन में तुम्हारा पड़ा हुआ था, छोड़ के बड़े थे, जिसमें इसका जिक्र है अनरिकॉग्नाइज का। चलो अब आ जाओ, नया टॉपिक अलावेंसेस का बचा हुआ हिस्सा। पिछले क्लास अलावेंसेस में लास्ट कहां तक देखे थे हम लोग? टियरनेस अलावेंस के बारे में सिर्फ। अब बाकी अलावेंसेस पढ़ लेते हैं। तो एक था फुल्ली टैक्सेबल, एक है फुल्ली एग्जम्प्ट। अब हम लोग चलते हैं किस पे? पार्टली टैक्सेबल एंड व्हाट? पार्टली एग्जम्प्ट।
अलाउंस का मतलब क्या देखा था? एक एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन और वर्किंग कंडीशन। तो पार्टली में 3 टुकड़े हैं। एक एचआरए अकेला, दूसरा है एग्जेम्प्ट होगा जितना एक्चुअल खर्च किए हो, जो मिला सो मिला, और जितना खर्चा किए वो माइनस। और एक में एग्जेम्प्ट क्या है? लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट एंड मैक्सिमम एज पर लॉ। मतलब सिंपल कंक्लूजन क्लियर कर, लाइफ में तुझे जो भी अलाउंसेस मिलेगा, सैलरी हेड क्या बोला, इनकम है जोड़ चुकी, जोड़ जोड़ भाई, फिर बोला जोड़, बोला इसमें से कुछ एग्जम्पशन मिलेगा, तो जो एग्जम्पशन मिलेगा वो माइनस कर, बाकी जोड़। क्या बोलता है एग्जाम? मतलब जितना मिलेगा वो तो पहले है, और जितना एग्जम्पशन होगा उतना सब्सट्रैक्ट करो, रिमेनिंग ऐड करो। अब आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम कितना होगा? तुम्हारा पूरा अटेंशन किस पे? इस पे का अटेंशन दे रहा भाई? जो मिला वो तो जोड़ना है, उसमें काहे अटेंशन देना? अलावेंसेस जो मिला वो क्या होगा? ऐड होगा। क्या याद रखना है कि ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है, मत ऐड करो। क्या याद रखना है? डीए, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो ना हो तो ऐसे भी जुड़ना था। तो पहले तो जो है वो तो जुड़ेगा, बस जुड़, याद क्या रखना है भाई? ये फुल्ली एग्जाम्प्ट है। बोला ये पार्टली है, तो बोला पार्टली है तो फिर तो पहले इनर कॉलम लिख लो और फिर सोचो कितना एग्जाम्प्ट होगा, फिर सोचो। और इसीलिए वहां 3 पार्ट था। पहला पार्ट एचआरए, दूसरा पार्ट जितना खर्च किए उतना माइनस, तीसरा पार्ट जितना मिला है एक वो, और लॉ में एक मैक्सिमम अमाउंट बोला है इनकम टैक्स लॉ में कि मैक्सिमम इतना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चला ये वाला आसान सा, ऐसे कौन कौन से अलावेंस है जितना खर्चा करेंगे माइनस होगा। तो जिंदगी में तुझे बहुत सारे नाम से पैसा दे सकता था, ध्यान दे। वो अलावेंस जो एग्जेम्प्ट होगा कितना, जितना इनकर्ड हुआ है किसके लिए? चल फीलिंग बात करते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, कंपनी तेरे को क्या बोली? भाई दिल्ली जा, एक काम करके आ जा। तो कंपनी दिल्ली तुझे काम के लिए भेज रही है, ऑफिस है कोलकाता में। अब दिल्ली जाने के लिए कंपनी क्या बोली? हम लोगों की कंपनी का पॉलिसी है कि हम लोग आने जाने के लिए एक तरफ से 5,000 देते हैं। अब 5,000 या 6,000 देते हैं, क्योंकि कंपनी ये भी कह सकती थी ये टिकट पकड़ और जा। कंपनी बोली उतना टेंशन नहीं लेना है, हम लोग वन के का 6,000 और आने का 12 देते हैं, अब तू जा। 12 ले लिया, फिर वो लोकल ट्रेन का टिकट कटा लिया, 200 रुपया में दिल्ली पहुंच गया। लिया कितना था? 12,000। कहाँ से ज्यादा होगा? यहाँ से बर्धमान कितना? अबे ऐसे ही 30-30 35-35 रुपया में वो 200 रुपया में क्या हुआ? अच्छा छोड़, जाने दे, उतना टेंशन नहीं लेना, हटा इधर। अबे मान ले कि एक तो प्रेसिडेंट का भी दिल्ली का भाड़ा 500 से ज्यादा तो नहीं होगा। हाँ जनरल में जाएगा। 12। वेट वेट वेट, तुम लोग अब कहाँ से जाएगा? छोड़, हम जो एग्जाम्पल ले रहा उस पे आ। तेरे को कंपनी कितना दी? तुझे कंपनी कितना दी? 12,000।
तेरा आने जाने में खर्च हुआ 500,000 तो लॉ क्या बोला, जितना खर्च करोगे उतना एग्जेम्प्ट। 11 बचा लिए टैक्सेबल। अब तेरे मन में एक ख्याल हो रहा है उल्टा, क्यों बताएंगे कि बचा लिए। अब वो नेगेटिव सोच के लॉ नहीं पढ़ना, ऑलवेज क्या सोच के पढ़ना, नेगेटिव सोच के पढ़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा पढ़ते हुए। अब वेट वेट वेट, ऐसा भी हो सकता था तू फ्लाइट का किराया ली, फ्लाइट का किराया 6 6 12 लग गया, पूरा एग्जाम। फ्लाइट का किराया 6.5 था, कंपनी बोली हम नहीं जानते, हम 6 से ज्यादा नहीं देंगे, 500 को अपना पॉकेट से भी लगा के गया, तो 12 मिला था तो 12 ही एग्जाम होगा ना। ट्रैवलिंग अलाउंस के नाम पे पैसा मिला तो क्या हुआ, जितना खर्च करोगे एग्जाम। कॉन्वेंस अलाउंस, पहले बता कॉन्वेंस अलाउंस में क्या आता है। तो दिल्ली आने जाने का खर्चा ट्रैवलिंग तो था, तो कोलकाता में ऑफिस है, कंपनी ने कहा एक काम कर भाई, जाओ पार्क स्ट्रीट से एक काम करके आ, तो पार्क स्ट्रीट आने जाने का भाड़ा तो देखी ना। तो कॉन्वेंस हुआ लोकल सिटी का, ट्रैवलिंग हुआ आउट स्टेशन। अब मान ले कि बड़ा बाजार में ऑफिस है, तुझे सेक्टर 5 में काम करने के लिए भेजा गया, बोला सेक्टर 5 से ये काम करके आ, आने जाने का भाड़ा तेरे को दिया कितना, बोला 500 रुपया टैक्सी भाड़ा पकड़। अब वो 10 रुपया का मिनी बस पे गया, जाना ही तो है भाई। कंपनी ने क्या दिया उसको, टैक्सी फेयर, और वो 15 रुपया के बस में क्या किया, तो खर्चा कितना किया, बाकी का टैक्स। कंपनी क्या दी तेरे को, देख क्या, इधर इधर यूनिफॉर्म अलाउंस, क्या बोला, यूनिफॉर्म पहन के बढ़िया से आएगा, सिक्योरिटी गार्ड क्लर्क लोग को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। अब कंपनी बोली जा रेमंड का कपड़ा खरीद के ला, तो कुछ भी खरीद के ले आया। बस जितना ध्यान रख ले, जितना खर्च किया उतना एग्जाम, बाकी क्या। कंपनी का नाम कौन सा नाम बाबू, डेली अलाउंस। अब कंपनी दिल्ली भेज तो दी, कंपनी जब दिल्ली भेजी तो तू क्या बोला, अब वहां रहने का खाने का तो पैसा दो। कंपनी बोली देख पर डे का 2,000 रुपया मिलेगा, पर डे का कितना मिलेगा, तू फुटपाथ पे रहता था कहीं भी 50 100 रुपया में खा लेता था, दो मान ले कि तेरा खर्च 300 ही हुआ वहां पर डे का, 1700 बचा है ना, मतलब जितना खर्च किया उतना एग्जाम। अब राखी तू नहीं बताएगा वो एक अलग केस है, वो मैटर में जा ही नहीं रहा हूं। कौन सा अलावेंस, हेल्पर अलावेंस। मान ले कंपनी के किसी में, तू किसी कंपनी में मैनेजर है, एक दिन मालिक बुला के क्या बोला, ये 4 बोरा है उठा के लेके जाओ। बोला भाई हम तो मैनेजर है, तो बोला हम कहाँ बोला कि तुम लेके जाओ, इसी से करवा लो। तो बोला ठीक है सर, एक हेल्पर लाना पड़ेगा। एक हेल्पर लाया, कंपनी बोली देखो एक हेल्पर का 1000 देंगे, तू 200 रुपया में हेल्पर ले आया। हेल्पर मतलब क्या रहा, कोई काम के लिए हेल्पर का पैसा मिला, जितना दिया उतना एग्जेक्ट। और कौन सा अलावेंस, इस तरह का नाम मिले, जितना खर्चा हुआ होगा उतना क्या कर लेना, माइनस कर लेना। बहुत कुछ होता है, इन जनरल 5 6 नाम याद रख। अब आजा, वो जो तीसरा वाला था, 3 था ना, अभी मैंने इसके बारे में बात किया। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम होगा, लोअर ऑफ एक्चुअल अलावेंस एंड व्हाट। तो ध्यान दे, एग्जाम्शन इज लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, अमाउंट ऑफ अलावेंस जो एक्चुअल मिला और मैक्सिमम। इसमें बहुत सारे नाम है, तुझे 3 याद रखने हैं। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन, ध्यान से सुन, एक एम्प्लॉय के
3 बच्चे हैं, कंपनी की पॉलिसी है कि एक एक बच्चे के लिए मैं 3,000 रुपया पर मंथ दूंगा। एक एक बच्चे के लिए कितना? कौन दे रहा पैसा? किसको? या वे बच्चे को नहीं, एम्प्लॉय को। किस लिए दे रही है? बच्चे के पढ़ाने के लिए। बोला ये 3,000 पकड़ो, बाकी जहां पढ़ाना लिखाना तुम सब जो। ठीक है, तो तेरे को एक एम्प्लॉय को कितना मिला 3 बच्चे के लिए टोटल? टोटल 1,08,000। हरा सारा हिसाब साल भर का, जो हिसाब है 1 साल 12 महीना, 3,000 तो पर मंथ था। तो तुझे मिला कितना? 1,08,000। कितना मिला? 1,08,000। सपोज कर, नहीं दिखा, जो भी है 1,08,000 मिला। अब तेरी नजर क्या ढूंढ रही है? एग्जम्पशन कितना मिलेगा? मिला तो 1,08,000, ये तो पूरा 1,08,000 जोड़ देंगे भाई। तो तेरी निगाहें कहां पे? एग्जम्पशन। तो एग्जम्पशन के लिए है सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 रोमन 2। क्या बोलता है? मैक्सिमम एक बच्चे का एग्जम्पशन कितना देंगे? 100 रुपया कितना पर मंथ। लेकिन सरकार की पॉलिसी है हम दो हमारे दो, यानी मैक्सिमम एग्जम्पशन कितने बच्चे का? 2 बच्चे का। तेरे 3 है, एम्प्लॉयर 3 का पैसा देगा, वो अलग मैटर है। तो ध्यान रख, कंफ्यूजन में मत जा। एम्प्लॉयर 100 रुपया नहीं दे रहा है, एम्प्लॉयर तेरे को कोई भी अमाउंट दे रहा है, और वो 3 4 1 है तो कोई भी अमाउंट दे रहा है। लेकिन इनकम टैक्स वाला बोला हम माइनस कितना करेंगे। तो तुम पढ़ने या इसमें सीख क्या रहा है? इनकम टैक्स ने मैक्सिमम अमाउंट कितना सेट किया है? इनकम टैक्स ने मैक्सिमम कितना सेट किया वो तुझे याद रखना पड़ेगा, अलग अलग अलाउंस के लिए। अभी जो पढ़ा था इसके पहले जितना खर्च हुआ माइनस, कोई अमाउंट अमाउंट सेट नहीं था। अभी एजुकेशन, हॉस्टल, अंडरग्राउंड, ट्राइबल एरिया, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इसके अलावा बोलेगा तो और एक अलावेंस है ट्रांसपोर्ट, और भी है बॉर्डर एरिया अलावेंस, हिली एरिया अलावेंस, हाई अल्टीट्यूड अलावेंस। तुझे सिर्फ 3 याद रखना मोस्टली जो मिलेगा: चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल एंड वॉट ट्रांसपोर्ट। होता 20-30 है, तुम्हें 2-3 याद रखना है, उससे ज्यादा नहीं। बस याद रख रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 पर मंथ है, चिल्ड्रन हॉस्टल में 300 पर मंथ है, दोनों में मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है। अंडरग्राउंड मत याद रख, कोई जरूरत नहीं है। ट्राइबल एरिया मतलब एक एम्प्लॉय का जॉब माइन में है, तो माइन में है तो उसको एक्स्ट्रा अलग से पैसा क्या है मिल रहा है। अब उसको जितना भी मिले, एग्जम्पशन कितना है? माइन का 800, ट्राइबल एरिया का कितना? आप याद सिर्फ एजुकेशन और हॉस्टल करना, बाकी बस समझ लो कि ऐसा बहुत कुछ होता है। तुमको बस जब भी कोई लगे प्रॉब्लम है, साइट पे जाओ देख लो कि उसमें कितना मैक्सिमम बोला, बस वो याद रखना है। और एक 5वां जो स्पेशल केस है वो याद रखो थोड़ा: अलाउंस टू whom, where he is working। एग्जाम्पल ऑफ दिस केस: आप धर्मतला सिलीगुड़ी बस में काम करते हो, लॉन्ग रूट की बसेस हैं, तो लॉन्ग रूट के बसेस है, रेलवे के आप टीसी हो, चलो वो तो सरकारी प्राइवेट बस की कहानी मान लो। अब एस्प्लैनेड से सिलीगुड़ी बस जाती है, उनका वर्किंग कंडीशन समझ क्या है? रात को 10 बजे बस छोड़ी, अगले दिन दोपहर 2 बजे 1 बजे जो भी पहुंचेंगे, फिर उधर से आएंगे। उनकी आधी जिंदगी तो रास्ते में ही कट गई। वर्किंग कंडीशन बहुत बुरा है,
भाई एक सुबह 10 बजे गया, शाम को 5 बजे घर आया, आराम से बिस्तर पे सोया, फिर अगले दिन गया, वो एक लाइफ अलग है। और एक वर्किंग कंडीशन इतना ही गंदा है बेचारों का, जो उन क्लास ऑफ एम्प्लॉय में है, खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं। तो कंपनी, जब उस कंपनी में काम करो तो कंपनी को लग रहा है यार इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, घर का खाना ये सब तो मिल नहीं रहा, चलो इसको एक्स्ट्रा अलग से पैसा दे देते हैं, बेसिक सैलरी जो भी हो। एक उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में एक बस जो सिर्फ कलकत्ता शहर में घूमता है, उसको सैलरी दिया 20,000, और एक सिलीगुड़ी आना जाना है, तो बोला देख, तेरे लिए हम भी समझ रहे हैं, घर का खाना मिलना, बिस्तर मिलना, ये सब क्या है, प्रॉब्लम है। 20 तो रहा ही रहा, लेकिन जो लोग लॉन्ग रूट वाले में काम करेंगे उनको अलग से मान ले 15,000 मिलेगा। देख, पैसा ही तो एक एम्प्लॉय को लालच देता है, ठीक है ये नहीं तो ये भी कर लेते हैं, नहीं तो सेम सैलरी में क्या बोलेगा, हम उधर क्यों जाएंगे, हम तो यही काम करेंगे। आपका वर्किंग कंडीशन चेंज हुआ तो वो सैलरी भी क्या किया, ज्यादा दे दिया, तब उसे लगता है ठीक है हम कर लेंगे। मिला कितना तुमको एक्स्ट्रा, कहाँ काम करते थे, किस लिए मिला, बिकॉज खाना पीना ये सब के लिए अलग से। एग्जाम्शन का कंडीशन के हिसाब से बताओ कितना रुपया एग्जाम्शन मिलेगा, आराम से पढ़ो और फिर बोलो। 15 मिला है, एग्जाम्शन कितना मिलेगा उस कंडीशन के आधार पे, लोअर ऑफ 70% ऑफ अमाउंट रिसीव, 15,000 का 70% कितना, 10,500, और 10,000 विच एवर इज वॉट। यदि 15,000 के तरह 12,000 मिलता तो 12,000 का 70% कितना हुआ, 8,400, तो यहाँ पे माइनस कितना होगा, 8,400। यदि 10,000 तुमको मिलता तो अलग से 7,000। कंडीशंस को प्रेम करना सीख लो। कंडीशंस लॉ एक बार बोल दिया, बाकी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच लो। क्यों, अलग अलग कंडीशन है, तो नीचे 4 छोटे छोटे सवाल है, ध्यान से देख, इलस्ट्रेशन 10 में, इसी को समझाने के लिए। चिल्ड्रेन एजुकेशन कितना रुपया मिला बाबू, 500 पर मंथ पर चाइल्ड, फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रेन। बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कितना किया वो, 80 पर मंथ पर चाइल्ड। इस 80 से कोई लेना देना नहीं। कंडीशन क्या है, मिला कितना, और एग्जाम्शन में रूल क्या है, अमाउंट ऑफ अलाउंस 1 यानी 500, और 100 पर मंथ। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बोल के तो कोई वर्ड नहीं है ना, एक्चुअल अमाउंट है जो मिला है, तो वो 80 तुम्हें फालतू का कंफ्यूज करने के लिए दिया, क्योंकि उसका किसी भी कंडीशन से लेना देना नहीं है। समझ में आया। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा नंदिता जी, कितना अलाउंस कंपनी की तरफ से मिला, कंपनी की तरफ से कितना मिला, 6,001। 3 के लिए कितना, 18,000। पहला कंडीशन कौन है, अमाउंट ऑफ अलाउंस। अमाउंट ऑफ अलाउंस के एक्चुअल अमाउंट में कितना लिखे, ये जो भी होगा 2 बच्चों के लिए, एग्जाम्शन जो भी होगा कितने बच्चों के लिए, 2 बच्चे के लिए। मिला आपको 3 के लिए है, बट एक्चुअल जो लेंगे वो कितने के लिए, 2 के लिए। और दूसरे कंडीशन के हिसाब से कितना, 2,400, 100 इंटू 2 इंटू 12, 100 इंटू एजुकेशन के नाम पे कितना है, क्लियर। तो दोनों में लोअर कौन सा, 2400 मिलेगा। तो फिर दूसरा केस में कितना होगा बोलो तो, एग्जाम्शन का अमाउंट और टैक्सेबल अमाउंट। 2 चीज पूछता है, एग्जाम्शन बताओ या टैक्सेबल बताओ, मान लो कहीं एमसीक्यू में दुनिया में हो तो आपको भी मालूम था, यहाँ टोटल कितना मिला था, 18,000 ना, एग्जाम्शन कितना हुआ, 2,400।
तो टैक्सेबल कितना हुआ 15,600। तो कभी बोला एग्जम्पशन कितना 2,400, टैक्सेबल कितना 15,600, मिला कितना 18,000, मिला कितना 18, एग्जम्पशन कितना 2,400, टैक्सेबल कितना 15,000, और हमको तो टैक्सेबल का एडिशन करना है पूरा, मुझे टैक्सेबल का क्या करना है एडिशन करना है। क्लियर? तो चलिए रोमन पॉइंट नंबर बी में बताओ तो टैक्सेबल अलाउंस कितना, एकदम से माइनस करके टैक्सेबल बोलो, हाउ मच इज द टैक्सेबल अमाउंट, पहले निकालो एक्चुअल कितना मिला, तीन हजार, एक्चुअल कितना मिला 90 इंटू 12 इंटू 3, पागल इंसान, सब आंखों के सामने दिख रहा है, पर मंथ 90 मिल रहा है, 90 इंटू 3 इंटू 12, 2880, सॉरी 30, 3240, 32। अब दो कंडीशन में पहला अमाउंट कौन सा था एक्चुअल, एक्चुअल कितना, फिर वो तीन बच्चे का है, दो बच्चे 2100, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम कितना 2400, समझ में आया कुछ, क्लियर है? 3240 मिला, एक्चुअल दो का, मैक्सिमम 24, तो दोनों में लोअर कौन 2160। ये नहीं कि 2400 हमेशा ब्लैंकेटली मार देगा, इसी के सेकेंड हाफ में दूसरा भी करना है, पहले कर रहा है पहला वाला। चलिए अभी थोड़ा सा खत्म कर ही ले फिर बना देना एक ही बार। चिल्ड्रेन एजुकेशन कितना मिला 5,000 पर एनम, दो बच्चे हैं, एक की उम्र, एक दूसरे की उम्र, 6 महीने वाला कौन सा स्कूल में जा रहा होगा, स्कूल में तो एक ही जा रहा है, तो एग्जाम्शन एक का मिलेगा। एग्जाम्शन कितने का मिलेगा 1,200 रुपया, दूसरे बच्चे का नहीं मिलेगा। और हॉस्टल का अमाउंट कितना है 300, कितना मिला 10,000, एक बच्चे का 3,600। चलो चार टुकड़े में तोड़, कम जगह हो गया इसलिए चार टुकड़े में तोड़ के कर ले। लोग चावल के दाने में नाम लिख लेते हैं। तो सोने, तो तू एक काम कर, एक ब्लॉग बना सोने का, तो उसमें रिसर्च करते वो लोग। एक बीमारी है स्लीपिंग डिसऑर्डर। स्लीपिंग डिसऑर्डर का मतलब है कि आप सही से सो नहीं रहे, मतलब वो स्लीपिंग में वो मेजरमेंट करते हैं कि रियल में सो रहे हो नहीं, तो बोला जाता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। मतलब उसका भी मेडिकली एक चेकअप करवा सकते हो कभी।
हम्म। इसके बाद एक छोटा सा सवाल, एचआरए आज नहीं बताएंगे। एचआरए सोचे थे बट एचआरए कंफ्यूज कर देगा तुम्हें। मुझे तो कम होता है, कल तो रात ठंड लग रहा था। नहीं, रास्ते में। हम्म। अब एक छोटा रहा ट्रांसपोर्ट। बोला ये क्या है? ट्रैवलिंग में तो यहाँ से दिल्ली गया, कॉन्वेंस में बड़ा बाजार से न्यू टाउन गया, ट्रांसपोर्ट में ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ट्रांसपोर्ट में क्या रहा? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। बोला इस ये यदि अलाउंस मिला ना, तो सिर्फ हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिलता है। सिर्फ किसको मिलेगा? तो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ही मिलता है कौन सा? ट्रांसपोर्ट। एग्जम्पशन मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो किसी को भी मिल सकता है, कंपनी को, लेकिन एग्जम्पशन सिर्फ किसको मिलेगा? ब्लाइंड, डीफ, डम्बर, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय। अब उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ऑफिस से जाना और आने में, उनका अलग से एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो बोला उसके लिए उनको कितना मिलेगा एग्जम्पशन? 3200 पर मंथ। नॉर्मल है तो नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे बोला, अदानी जी, मिस्टर विराट एक एम्प्लॉय है अदानी,
सैलरी है 10,000 पर मंथ, बोनस उनको मिलता है 2 महीने का बेसिक सैलरी, कमीशन मिलता है 5% टर्नओवर और टर्नओवर है 10 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 4,000 पर मंथ, हेल्पर अलाउंस उनको मिला था 200 पर डे फॉर 15 डे, एक्चुअल एक्सपेंडिचर उनका हुआ था 1800। बोला ग्रॉस सैलरी बताओ, पॉइंट नंबर ए कुछ नहीं बोला, हैंडीकैप नहीं है। पॉइंट नंबर बी बोला क्या होगा ग्रॉस यदि विराट क्या होते हैं, हैंडीकैप होते हैं। तो एक बार विदाउट हैंडीकैप और एक बार वॉट, विदाउट में तो पूरा 3200 पर मंथ जुड़ जाएगा। अब बोलो इसके कैलकुलेशन में बेसिक कितना, देख के बोलो 1,20,000, बोनस कितना 20%, तो मैंने 20,000, कमीशन कितना 50,000, 10 लाख का 5%, 10 लाख का 5%, ट्रांसपोर्ट अलावेंस 4,000 इंटू 12 48, यदि हैंडीकैप नहीं है तो पूरा जुड़ गया, और हैंडीकैप होंगे तो 48,000 से 3,200 इंटू 12 माइनस होगा। और हेल्पर अलावेंस कितना टोटल मिला, 15 दिन के लिए हेल्पर दिया 3,000 मिला, खर्चा कितना हुआ, बाकी का टैक्सेबल, क्योंकि हेल्पर में जितना एक्चुअल खर्चा हुआ उतना एग्जाम, इसी कैलकुलेशन को तुझे दिखा देना था। बस यहाँ वाला पार्ट क्या हुआ, क्योंकि यहाँ वो हैंडीकैप वाला है बी, और बिना हैंडीकैप में पूरा जुड़ जाएगा, बाकी सब सेम। समझे, यही है आखिरी सवाल आज का। थोड़ा थोड़ा करके सैलरी सही कर लो कि ये सब लास्ट में जाके ना अच्छा खासा कंबाइंड हो जाएगा। उस समय नहीं समझ में आएगा यदि ये टुकड़ा टुकड़ा क्लियर नहीं किए तो। सडनली जब वो कंबाइंड हुआ